आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी अगाथा क्रिस्टी की लिखी एक बेहतरीन नॉवेल द मैन इन द ब्राउन सूट। तो शुरू करते हैं कहानी की एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। सबसे पहले हम कहानी के प्रोलोग को समझेंगे। मीन्स ये बुक किस बारे में है, हम किस तरह की कहानी को सुनने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नदीना नाम की एक रशियन डांसर के बारे में बताया जाता है, जिससे एक बहुत ख़ास आदमी मिलने आया है। वो आदमी उससे कोड भाषा में बात कर रहा है कि कॉलोनल तो अब रिटायर होने वाला है। कॉलोनल जो है वो इन लोग का जैसे डॉन होता है, हेड होता है, वो है। उसे कोड भाषा में सब कॉलोनल कहते हैं। उसका असली नाम क्या है यहाँ कोई नहीं लेता। कॉलोनल अब रिटायर होकर एक शांत भरी ज़िंदगी जीना चाहता है। ज़िंदगी भर उसने मर्डर्स करवाए हैं, जासूसी, स्मगलिंग सब कुछ करवाया है, लेकिन उसके हाथ हमेशा साफ रहे हैं, क्योंकि कभी भी उसने ये काम खुद से नहीं किया, हमेशा अपने एजेंट से कराया है। उसी तरह नदीना भी उसकी एक एजेंट थी। नदीना ने उसके लिए कई ऐसे गैर कानूनी काम किए हैं, उसकी राजदार है। लेकिन नदीना को अब इतने सालों के बाद ऐसा लगता है कि कॉलोनल तो रिटायर हो जाएगा और जो सर्विसेज नदीना ने उसे दिए हैं उसके पैसे नदीना को बहुत कम मिले हैं। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा खेल रचने का सोच रही है। वो आदमी जो उससे मिलने आया है उसका नाम है काउंट। काउंट नदीना से कहता है कि वो इस तरह का खेल ना रचे, क्योंकि कॉलोनल जो है वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। नदीना की जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन नदीना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये कहानी 1922 की लिखी हुई है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के पहले एक चोरी हुई थी, हीरो की चोरी, और उस हीरो की चोरी में राजदार थी नदीना। अब नदीना कॉलोनल को ब्लैकमेल करने की सोच रही है। दरअसल कॉलोनल ने कुछ डी बेयर्स के हीरो की अदला बदली की थी। अमेरिका से 2 नौजवान लड़के बेशकीमती गुलाबी हीरे लेकर उनकी टेस्टिंग कराने के लिए साउथ अफ्रीका आए थे। तब कॉलोनल ने उन हीरो को बदल के उसकी जगह पर चीनी के जो क्यूब्स होते हैं वो रख दिए, और नदीना से कहा कि उन लड़कों को भी बेवकूफ़ बना दे। लड़कों की पॉकेट में ये डी बेयर्स के हीरे रख दिए गए और उनके बेशकीमती हीरे निकाल लिए गए, और वो लड़के बेचारे गिरफ्तार हो गए डी बेयर्स की हीरो की चोरी करने के लिए। ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। नदीना ने यहाँ पे डबल गेम खेला। उसने उन बेशकीमती जो गुलाबी हीरे थे जो लड़कों के पास थे, उसमें से कुछ हीरे अपने पास रख लिए। अब इतने सालों के बाद वह कॉलोनल को ब्लैकमेल करना चाह रही है कि अगर वो चोरी की हीरे साबित हो गए तो कॉलोनल को जेल तक हो सकती है। कॉलोनल ये कभी नहीं चाहेगा कि पूरी ज़िंदगी अपने हाथ साफ रखने के बाद वो बुढ़ापे में, जिसका बुढ़ापा है, वो जेल में कटे। और इसमें नदीना साथ नहीं है। साउथ अफ्रीका से उसका हस्बैंड भी उसकी मदद करने के लिए आ रहा है, मार्लो शहर। अब हमारी जो नॉवेल है वो स्टार्ट होती है। अभी हम लोग प्रोलॉग सुन रहे थे नॉवेल का कि क्या कहानी, किस बारे में कहानी होने वाली है। अब कहानी की शुरुआत होती है एन नाम की एक लड़की से, जो एक टीनेजर है, मस्त मौला लड़की है, यंग है, एडवेंचरस है। उसकी माँ नहीं है और उसके पापा जो हैं वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो पैसे तो बहुत नहीं कमाते, लेकिन उनका नाम बहुत है, दूर दूर से लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन एन की किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पापा को निमोनिया हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। एन बेसहारा हो गई, लेकिन साथ ही उसे आज़ादी भी मिल गई, जो आज़ादी वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन वो गरीब थी। उसके पापा के बैंक में सिर्फ 87 पाउंड्स थे। उसके पापा के फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। 1-2 दोस्त तो मैरिज का प्रपोज़ल भी रख देते हैं एन को, जिस पे एन को बहुत हंसी आती है कि उम्र में इतने बड़े हैं तभी वो शादी करना चाहते हैं एन से। उसी तरह से एक दोस्त जो थे इनके पापा के, वो उसके एन को अपने संग लंदन शहर ले जाते हैं, उसके सपनों का शहर। एन वहाँ जाके बहुत खुश है, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ से वो काफ़ी एडवेंचर कर सकती है, लाइफ में कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन वहाँ जाकर भी उसको बहुत अच्छा फ़ील नहीं होता, क्योंकि जो उनकी वाइफ़ थी उसको एन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। एन एक यंग खूबसूरत लड़की है, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सेइंग आती है इस नॉवेल की, कि जब एन कहती है कि अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तो मर्द आपका साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अगर आप खूबसूरत हैं तो औरत नहीं करेंगी।
मिस्टर फ्लेमिंग के घर पे रह के एन बहुत बोर हो रही थी। मिस्टर फ्लेमिंग और उनकी पत्नी बस अपने बच्चों के बारे में बात किया करते या फिर अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में। तब एन डिसाइड करती कि उसे कुछ काम करना पड़ेगा और वह इंटरव्यू देने के लिए एक दिन जाती है। लेकिन यह इंटरव्यू अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि जो कैंडिडेट उन्हें चाहिए था, ऐसा कैंडिडेट जो 12 घंटे नौकरी भी करे और उसको साल के सिर्फ 25 पाउंड देने पड़े। अब एन जो थी ये लौट रही थी। 8 जनवरी का दिन था और हाइड पार्क के पास में जो ट्यूब ट्रेन चलती हैं वहाँ पर ये आके खड़ी थी। जब ये वहाँ पर खड़ी थी तो अचानक उसे एक ख़ास तरह की महक आती है, जैसे नेप्थलीन बॉल्स की आती है। ये समझ जाती है कि कोई आदमी तुरंत अपना कोट निकाल के बक्से में से पहन कर आया है। लेकिन लंदन शहर में तो जाड़ा आए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये समझ जाती है कि जो भी आदमी ये है ज़रूर कहीं फ़ॉरेन कंट्री से आया है जहाँ पर इस समय ठंड नहीं पड़ रही, इसलिए अपना कोट इसने तुरंत निकाला होगा। ये उस आदमी को देख भी लेती है जो ऐसा नेफ्थलीन बॉल वाला महकता कोट पहनकर स्टेशन पे खड़ा था। जब ये आदमी एन को देखता है तो एन को ऐसा लगता है कि उसे देखकर ये चौंक क्यों गया। लेकिन तभी एन महसूस करती कि वो एन को देख के नहीं चौंका था, बल्कि एन के पीछे कोई खड़ा था जिसको देख के वो आदमी घबरा जाता है और वो पीछे पीछे रेलवे स्टेशन की ट्रैक की तरफ जाने लगता है। वो अपना बैलेंस खो देता है और जो ट्यूब ट्रेन की ट्रैक्स होती हैं इलेक्ट्रीफाइड होती हैं, इसके अंदर बिजली का करंट दौड़ता रहता है। वो आदमी इस पर गिरता है और करंट में चिपक के वहीं तुरंत इसकी मौत हो जाती है। तभी भीड़ में से निकल कर एक ब्राउन सूट पहने हुए आदमी आता है जिसने टोपी लगा रखी है। वो कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो एग्जामिन करेगा कि आदमी मर गया है या बच गया। जो रेलवे के स्टाफ थे वो बहुत संभाल के उस आदमी की लाश को ऊपर उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो डॉक्टर था वो एग्जामिन कर रहा था उस लाश को, वो ऐसा लग रहा था कि उस लाश में से कुछ ढूंढ रहा है, उसे एग्जामिन नहीं कर रहा। एन को ये बात अजीब लगती है। वो डॉक्टर्स को देख चुकी थी कि वो किस तरह से एग्जामिन करते हैं, लेकिन ये जो आदमी था ब्राउन सूट में, ये तो सिर्फ उसके पॉकेट्स को टटोल रहा था, उसके पॉकेट्स में हाथ डाल रहा था और एक कागज़ वो लेके तेज़ी से वहाँ से निकलता भी है। लेकिन भीड़ भाड़ में वो कागज़ इसके हाथ से छूट जाता है। एन को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ है जो डॉक्टर के हाथ से छूट गया है। वह तेज़ी से वह कागज़ उठाती है और उस डॉक्टर को देने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता जब वो पुकारती है और लिफ्ट लेके सीधे निकल जाता है। अब एन देखती है कि उस कागज़ पे आखिर लिखा क्या है। उस कागज़ पे कुछ नंबर्स लिखे थे, 17.122 किलमॉर्डन कैसल। एन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के नंबर हैं, लेकिन उसका दिमाग ज़रूर इस चीज़ में लग जाता है। वो कई एनसाइक्लोपीडिया उठाती है, वो ढूंढती है कि किलमॉर्डन कैसल आखिर कौन सी जगह है, किस शहर में है, लेकिन उसको इस नाम का कोई कैसल नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती। फिर इसके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि इस तरह का कोई पर्चा उसे मिला था। इस कागज़ की खास बात यह थी कि इसमें से भी नेफ्थलीन बॉल की ही महक आ रही थी, क्योंकि उस आदमी ने अपने कोट में रखा होगा, जिससे महक पेपर में भी आ गई। खैर, अगले दिन पेपर में खबर छपती है इस आदमी की मौत की। इसका नाम एल्बी कार्टन है, या साउथ अफ्रीका से आया है और यह जिस होटल में रुका है उसका भी नाम निकलता है। इसकी मौत को एक्सीडेंट ही समझा जा रहा था, लेकिन कहीं भी उस डॉक्टर का नाम नहीं आता जिसने इसको एग्जामिन किया था, जिसके ऊपर एन को शक था। उसके 1-2 दिन के बाद एक और खबर छपती है कि एक औरत की हत्या हुई है मिल हाउस नाम की एक जगह पे, जो कि मार्लो शहर में है। अब ये जो औरत मारी गई है ये उस आदमी की पत्नी बताई जा रही है, एल्बी कार्टन की, जो साउथ अफ्रीका से आया था। और ये जो मिल हाउस नाम की जगह है ये है सर यूस्टस पेडलर, जो कि इसके मालिक हैं। वो अपने घर को किराए पे देना चाहते थे। ये औरत आती है कि इसको घर किराए पे लेना है, लेकिन यहाँ पर इसकी मौत हो जाती है। एन को बहुत ही जिज्ञासा होती है जानने की कि आखिर ये औरत कौन है और इसका उस आदमी से क्या रिलेशन है जो मारा गया था ट्यूब वाली स्टेशन पे। तो ये पहुंच जाती है मिल हाउस। मिल हाउस में जो वहाँ पर एक लेडी थी, इंचार्ज थी यहाँ की, उससे यह पूछती है कि आखिर वो औरत से मिलने कौन आया था। तब ये बताती है कि वो औरत प्रॉपर्टी देखने आई थी और फिर ठीक 5 मिनट के बाद एक आदमी आया था ब्राउन सूट पहन के। वो उस औरत से मिलने तो गया, लेकिन 2 ही 3 मिनट में वापस आ गया। जब वापस आया तो वो आदमी बहुत घबराया हुआ था और तेज़ी से निकल गया। अब एन उस औरत से पूछने लगती है हुलिया उस ब्राउन सूट वाले आदमी का। उसे शक है कि ये वही आदमी तो नहीं है जो नकली डॉक्टर बन के उस दिन आया था। जैसा हुलिया वो औरत बताती है, उसका काफ़ी मिलता जुलता हुलिया ही था उस स्टेशन वाले ब्राउन सूट वाले आदमी का। उसकी हाइट एक जैसी थी,
चेहरे पर एक कट का निशान था। सिर्फ फ़र्क ये था कि जो ब्राउन सूट वाला आदमी मिला था स्टेशन पर एन को, उसने मूछें और दाढ़ी भी लगा रखी थी, और यहाँ जो आदमी इस औरत से मिलने आया था उसकी दाढ़ी मूछें नहीं थी। ये औरत जो मारी गई है ये भी साउथ अफ्रीकन है। इसका नाम है मिसेस डी कैस्टीना। लेकिन दरअसल ये वही डांसर नदीना है जो कोलोनल को ब्लैकमेल करना चाह रही थी, और अब इसकी मौत हो गई है। इसके पास शायद वो बेशकीमती हीरे भी थे जिससे वह ब्लैकमेल करना चाह रही थी कॉलोनल को। एन को तलाश है उस ब्राउन सूट वाले आदमी की जो 2 जगह मिला है इसे पूरा शक है कि कॉलोनल वही है और कातिल भी वही है। अब एन पहुंच जाती है मिल हाउस में जहां पर एक कत्ल हुआ था। उस घर में बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां हैं और 2 अलमारियां भी हैं। एक अलमारी में तो एन को कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरी अलमारी में उसे कोडैक की फिल्म की रोल मिलती है जो नेगेटिव्स होते हैं। वो रोल अपने पास रख लेती है, और जब वो डेवलप कराने जाती है उस रोल को तो मालूम पड़ता है कि ये तो नई रोल है, अनयूज्ड रोल है। जो पर्चा डॉक्टर के पॉकेट से गिर गया था उस दिन, उसको एन बार बार देखती थी। 17.122 किलमॉर्डन कैसल। बार बार वो सोचती थी कि किलमॉर्डन कैसल आखिर कौन सी जगह होगी जिसका उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर उसे अचानक एक चीज़ कौंती है दिमाग में कि 17.122 कहीं ये 17, 1 और 22 तो नहीं, यानी कि 17 जनवरी 1922। उस दिन 14 जनवरी थी। सिर्फ 3-4 दिन में ही कुछ ऐसा होने वाला था इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में उस कागज़ पे लिखा गया था। ये एक दिन अपना इंटरव्यू दे के लौट रही थी। ये इंटरव्यू में भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। तभी वहाँ पर एक शोरूम पड़ता है जहाँ पर से शिप्स की टिकट ली जाती थी घूमने के लिए। तब अचानक से ये देखती है कि वहाँ पर एक छोटी सी शिप का मॉडल रखा है। उसके ऊपर एक टैग लगा है जिसके ऊपर लिखा है किलमॉर्डन कैसल। ये चौंक जाती है देख के, क्या एक शिप का नाम किलमॉर्डन कैसल हो सकता था। ये अंदर जाती है, काउंटर वाली लड़की से पूछती है कि 22 जनवरी को ये शिप कहाँ जा रही है। वो लड़की बताती है साउथ अफ्रीका, केप टाउन जा रही है। फिर वो एन से पूछती है वो लड़की कि तुम्हें कौन से क्लास का टिकट चाहिए, फर्स्ट क्लास का टिकट या सेकंड क्लास का। एन पूछती है फर्स्ट क्लास का टिकट कितने रुपए का है। वो बताती है 87 पाउंड्स का। ये सुन के एन बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि उसके पिता ने इतने ही रुपए बैंक में छोड़ रखे थे। वो कहती है कि मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए, और एन इस तरह से अपनी एडवेंचरस पहली जर्नी पे निकल जाती है किलमॉर्डन कैसल से साउथ अफ्रीका के लिए, जहां वो जा रही है केप टाउन शहर। उधर दूर इटली शहर में एक आलीशान बंगले में सर यूस्टस पेडलर, जो कि उस मिल हाउस के मालिक हैं जहां मर्डर हो गया है नदीना नाम के उस डांसर का, बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके घर की काफ़ी बदनामी हो रही है। जो औरत वहां पे केयर टेकर थी घर की, वो भी जॉब छोड़ना चाह रही है। अब तो यूस्टस पेडलर को जाना ही पड़ेगा एक बार मार्लो शहर। उनका सेक्रेटरी मिस्टर पेजेट, जो 1 हफ्ते किसी काम से फ्लोरेंस शहर गया था, वो भी लौट के आ गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि यूस्टस पेडलर अपने सेक्रेटरी से बहुत परेशान है क्योंकि वो वर्क अल्कोहलिक है, हमेशा सिर्फ काम के बारे में बातें करता है, और यूस्टस पेडलर थोड़े से आराम तलबी टाइप के इंसान हैं। खैर यूस्टस पेडलर आते हैं मार्लो शहर, वो मिलते हैं उसके अटेकर से, उसे अच्छी रकम देते हैं जिससे वो काम करती रहे। यहीं पे उनकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है। इनकी मीटिंग थोड़ी सीक्रेटिव टाइप की है। ये कहते हैं यूस्टस पेडलर से कि उनको बहुत ज़रूरी काम से साउथ अफ्रीका जाना है। कुछ गवर्नमेंट के पेपर्स भी वो देते हैं, और कहते हैं कि ये पेपर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे जो साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको देने हैं। यूस्टस पेडलर कहते हैं कि वो इस समय नहीं ट्रैवल कर सकते क्योंकि उनका जो सेक्रेटरी है मिस्टर पेजेट, जब से वो फ्लोरेंस शहर लौटा है तो वो बीमार पड़ गया है। इसका भी उनके पास सॉल्यूशन है। वो एक लड़का है जिसका नाम हैरी है, हैरी रेबन, उसको अपॉइंट कर देते हैं इसके सेक्रेटरी के रूप में। अब मिस्टर जो पेडलर हैं ये 2 सेक्रेटरी लेकर जाएंगे केप टाउन शहर, उसी शिप से किलमॉर्डन कैसल से जिससे एन ट्रैवल करने वाली है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एन के संग कौन कौन ट्रैवल करने वाला है, ये पूरी गेस्ट लिस्ट तैयार हो रही है। उधर शिप पे एन को मिलती है एक बेहद खूबसूरत औरत जिसका नाम है मिसेस ब्लेयर। वो 4 शादियां कर चुकी हैं और उन्हें 5वीं बार भी प्यार हो चुका है उसी शिप पे मौजूद एक बेहद अमीर हैंडसम आदमी से जिसका नाम मिस्टर रेस है। मिसेस ब्लेयर जो हैं ये भी एन की तरह बहुत ही एडवेंचरस हैं और ये एन की बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके इस कहानी में।
शिप पर आते ही एन को एक प्रॉब्लम आ जाती है। उसे जो कमरा मिला है वो बहुत नीचे में है, अंधेरे में है, जिससे उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, नौजिया फील हो रहा है उस कमरे में रह के। मिसेस ब्लेयर एन को आइडिया देती हैं कि कई कमरे शिप पे खाली पड़े हैं, तो क्यों ना वो किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाए। इस तरह से एन को रूम नंबर 17 अलॉट होता है। लेकिन यहीं से कहानी का नया मोड़ आ जाता है। रूम नंबर 17 जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब जो मिस्टर पेडलर हैं, जो मिल हाउस के मालिक हैं, इनको भी बाय चांस यही कमरा अलॉट हुआ है, क्योंकि वो भी अपना रूम चेंज करना चाहते थे। अब दो एप्लीकेंट हो चुके हैं एक ही रूम के लिए। मिस्टर पेडलर तो वहाँ पे नहीं आए, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पर आकर एन से लड़ने लगते हैं कि ये कमरा मिस्टर पेडलर को ही अलॉट हुआ है, इसलिए एन को ये रूम नहीं मिलेगा। एन को भी गुस्सा आ जाता है और वो लड़ झगड़ के रूम नंबर 17 में ही रुक जाती है। जब ये सब कुछ शांत हो जाता है तब एन को अचानक एक चीज़ कौंधती है। उसे फिर से वही नंबर्स याद आते हैं, 17, 1, 22। उसे यही लगता है कि ऐसा तो नहीं कि रूम नंबर 17 लिखा है, ये 17 जो को डेट समझ रही थी, और 1 यानी कि रात में 1 बजे इस रूम में कुछ होने वाला है। एन बेसब्री से रात के होने का इंतज़ार करने लगती है। लगभग आधी रात बीत चुकी होती है, तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। कोई बहुत धीरे से दस्तक दे रहा था। एन जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम नौजवान आदमी आता है और एन को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। वह अंदर आता है, कहता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह तेज़ी से आता है और एन उसे अपने बेड के नीचे छुपा देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ फिर से दस्तक होती है। अब वहाँ पर वैसे कि वेट्रेस होती हैं रेस्टोरेंट्स में, वैसे ही स्टूवर्डेस होती हैं। तो जो वहाँ की स्टूवर्डेस थी वो आती है और वो बोलती है कि बहुत शोर सुना उसने कॉरिडोर में, तो क्या एन ठीक है? उस समय लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। एन कहती है कि हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और उस औरत को वो बाहर निकाल देती है, कहती कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब ये जो आदमी अंदर आया था, इसके कंधे पर किसी ने चाकू मारा है और खून बह रहा है। एन उसकी मरहम पट्टी करती है, लेकिन वो आदमी बहुत चिड़चिड़ा है। दरअसल ये मिस्टर पेडलर का वही सेक्रेटरी है, जो नया सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था, हैरी। ये वही है। ये एन से अच्छे से बात नहीं करता। एन बहुत ध्यान से हैरी का चेहरा देखने लगती है और फिर उसे बिल्कुल एक चिढ़ाने वाली बात करती है। कहती है तुम्हें तो हमेशा एहसानमंद होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी। ये सुन के हैरी बहुत गुस्सा होता है। एन को ऐसा लगता है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वह कहता है ठीक है, एक दिन मैं ये कर्ज ज़रूर उतार दूंगा, कह के वो कमरे से चला जाता है। जब एन सो जाती है, तकरीबन रात के 1 बजे उसकी खिड़की से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन एन इस चीज़ का ध्यान नहीं देती और रात बीत जाती है। मिसेस ब्लेयर के साथ वो अगले दिन खूब गप लगाती है, खूब उसको मिस्टर रेस के संग भी अच्छा लगता था, और उसी शिप पर एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी होने वाला है। सब लोग बहुत ही रंग बिरंगे रूप से तैयार होते हैं और एन जो थी वो एक जिप्सी गर्ल का रोल करती है। सब लोग जब डांस कर चुके थे तो वहीं बैठ के ऊपर डेक पे सब लोग बातें कर रहे थे। मिस्टर रेस थे, मिसेस ब्लेयर थी, एन थे, मिस्टर पेडलर थे, और वहीं पर उनका सेक्रेटरी भी खड़ा था। वही सेक्रेटरी जो एक रात पहले एन के रूम में आया था, जिसके कंधे पर किसी ने चाकू मार दिया था। वो आज भी बहुत नाराज़ और बहुत गुस्से में लग रहा है, लेकिन ना जाने क्यों एन बार बार उसे ध्यान से देखती है और जैसे उसके चेहरे में कुछ ढूंढती है। एन को इस सेक्रेटरी से प्यार हो गया है। उधर मिस्टर रेस बताते हैं कि वो बहुत पहले अफ्रीका जा चुके हैं। डी बियर्स डायमंड की जब चोरी हुई थी उसके बारे में वो बात बताने लगते हैं, जो हम इस नावल की स्टार्टिंग में प्रोलॉग में सुन चुके हैं। वो बताते हैं कि 2 नौजवान लड़के अमेरिका से बेशकीमती गुलाबी हीरे लेकर साउथ अफ्रीका उसकी गुणवत्ता का जांच कराने के लिए आए थे, पर ना जाने कैसे वो डी बियर्स के जो हीरे थे उनकी चोरी में फंस गए। उन्हें नहीं पता कि कैसे उन लड़कों के हीरे बदल गए या चोरी हो गए, या सच में उन लड़कों ने चोरी की। फिलहाल वो दोनों लड़के चोरी के इल्ज़ाम में साउथ अफ्रीका में फंस गए, लेकिन उनमें से जो एक लड़का था उसके पिता बहुत अमीर व्यापारी थे, और अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्होंने उस हीरे जो चोरी हुए थे डी बियर्स के, उसकी सारी कीमत जो काफ़ी ज़्यादा थी वो चुका दी और दोनों लड़कों पर से केस होने से बचा लिया।
उनका बेटा बाद में आर्मी में भर्ती हो गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई, और उसका दूसरा जो दोस्त था उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, वो जिंदा है या नहीं। ये बातें सुन के जो पीछे हैरी सेक्रेटरी खड़ा है वो बहुत ज़्यादा जैसे विचलित हो जाता है, उसे अच्छी नहीं लगती ये बातें और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिस्टर रेस अपनी बात जारी रखते हैं। वो बताते हैं कि जब उनका बेटा जो अमीर व्यापारी थे वो मर गया वॉर में, तो वो बहुत दुखी हो गए और हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। फिर जो उनकी सारी जायदाद थी उनके भतीजे को मिल गई। मिसेस ब्लेयर पूछती हैं कि कौन है उनका वो भतीजा जिन्होंने इनहेरिट की है सारी जायदाद। तो मिस्टर रेस हंसने लगते हैं। वो कहते हैं वही वो भतीजे हैं, उन्हें ही अपने चाचा की सारी जायदाद मिली थी, क्योंकि उनका जो कज़न था वो युद्ध में मारा गया था। वो बहुत अफसोस जाहिर करते हैं, कहते हैं कि वो केस अभी भी बंद नहीं हुआ है। अगर सच में मालूम पड़ जाए कि वो हीरे की चोरी किसने की थी, जिसमें बेचारे 2 मासूम लड़के फंस गए थे और उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बर्बाद हो गई इसकी वजह से, तो वो आदमी जेल की सलाखों के पीछे होगा। मीटिंग के बाद शाम को जब एन अपने कमरे में लौटती है तो वह यह देख के हैरान रह जाती है कि किसी ने उसके सारे सामान की चेकिंग की है। उसका सारा ड्रॉर उलट पुलट है, अलमारियों में से कपड़े बाहर निकले हुए हैं। एन बहुत परेशान हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन है कि उसकी केबिन में ही कुछ खास बात है, शायद उसके केबिन में ही हीरे छुपे हुए हैं। वह यह बात डिस्कस करने के लिए मिसेस ब्लेयर के पास जाती है। उन्हें वह कागज़ का टुकड़ा भी दिखाती है जिस पर 1.7/122 लिखा था। मिसेस ब्लेयर भी बहुत तेज़ दिमाग की महिला हैं। वह एन को बताती हैं कि दरअसल जो डॉट दिखाई दे रही है 1 के बाद, ये कोई डॉट नहीं है, ये पेपर में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, और वहाँ पर 1/7/122 जो लिखा है वो एक ख़ास कोई कोड का नंबर है। दोनों को ही यकीन होता है कि 17 नंबर उस केबिन का ही नंबर है और ज़रूर उस केबिन में ही कुछ छुपा हुआ है। अब यहाँ पर 2 तरह की मुझे बातें देखने में आई। मैंने इसकी मूवी भी देखी थी, द मैन इन द ब्राउन सूट। उसमें अलग दिखाया गया है कि क्या इन्होंने मतलब निकाला था इस नंबर का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लोग केबिन नंबर जो 17 था उसके बाथरूम में गए थे, और जो टाइल्स लगी हुई थी बाथरूम में उसकी फर्स्ट रो के 22nd टाइल को ये लोग खोदते हैं, जहाँ से इन्हें रील के डिब्बे में छुपे हुए हीरे मिलते हैं। लेकिन किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक के स्टोरी के अनुसार मिसेस ब्लेयर और एन जब अपने रूम में जाती हैं केबिन नंबर 17 में, तब एन को याद आता है कि उस रात जब वो आदमी उसके कमरे में आया था जो घायल था और एन सो गई थी, तब इसके ऊपर कुछ गिरा था। एन ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन देखा था कि वो खाली कोडेक रील का एक डिब्बा था। वो भागकर अपने रूम में जाती है और वो कोडेक का डिब्बा उठा लाती है। जब मिसेस ब्लेयर और एन उस डिब्बे को हिलाती हैं तो उसमें से कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे उसमें पत्थर पड़े हुए हों, लेकिन वो पत्थर नहीं थे। वह वही बेशकीमती गुलाबी हीरे थे जो सालों पहले उन 2 अमेरिकन लड़कों के पास से चोरी हो गए थे। ये दोनों देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि आखिर ये हीरे किसने उस कमरे में फेंके। एन को पूरा शक है कि जो स्टूवर्डेस थी जो उस रूम में आई थी, शायद वही मिली हुई थी, उसी को नदीना ने पैसे दिए होंगे जिसने डिब्बा उसे कमरे में फेंका होगा। यह जानने के लिए एन केबिन में फ़ोन करती है, लेकिन उसे ये जब मालूम पड़ता है कि इस शिप पे कोई स्टूवर्डेस है ही नहीं, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं होता। अगर स्टूवर्डेस है ही नहीं तो उसके कमरे में उसे चिकन सूप सर्व करने कौन आया था, उस रात में उस आदमी के पीछे पीछे कौन आया था, और फिर वो डिब्बा रील का उसके कमरे में किसने फेंका। तब ये कुछ पैसे खिलाती है स्टूवर्ट को और उससे पूछती है कि उसे पता करके बताए कि वो डिब्बा रील का किसने फेंका था उसकी खिड़की से। स्टूवर्ट को जब पैसे मिलते हैं वो सब सच्चाई बता देता है कि उसी ने वो पैसा फेंका था, और एक बार जब एक फॉरेनर ट्रैवल कर रहा था इसकी शिप से, जब वो साउथ अफ्रीका से अमेरिका जा रहा था, तब उसी ने उसे यह रील का डिब्बा दिया था, कुछ पैसे दिए थे और उसको बताया था कि किस तारीख को रात के 1 बजे केबिन नंबर 17 में ये डिब्बा फेंकना है। मिसेस ब्लेयर पता करती हैं कि जो ये रूम था केबिन नंबर 17 ये खाली क्यों था, क्योंकि ये रूम जो था उसी डांसर नदीना का था जो अब इस शिप पे ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वो मर चुकी थी।
सब कुछ साफ हो जाता है कि उसका हस्बैंड जो ट्रैवल कर रहा था साउथ अफ्रीका से, उसने ये हीरे के डिब्बे दिए स्टुअर्ट को, कुछ पैसे दिए। 17 तारीख की रात को 1 बजे यह डिब्बा फेंकना था, लेकिन ये बात छुपी नहीं रह पाई। कुछ लोगों को ये बात मालूम पड़ गई। हो सकता है वो ब्राउन सूट वाला आदमी जिसने वो कागज़ देख लिया था, हालांकि उसके हाथ से कागज़ गिर गया था, लेकिन उसे वो लिंक मिल गई होगी। नदीना का तो कत्ल हो गया और वो जो हीरे थे वो वहीं पर फेंके गए, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं हुई और अब वो हीरे एन और मिसेस ब्लेयर के कब्ज़े में थे। एन मिसेस ब्लेयर को ये भी बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि हैरी रेबन ही वो आदमी है जो ब्राउन सूट में उसे उस ट्यूब स्टेशन पे मिला था। फिर वो आदमी देखने भी गया था, मिलने भी गया था नदीना से, लेकिन सिर्फ 3 मिनट में कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता। शायद जब हैरी नदीना से मिलने पहुंचा तो वो पहले ही मरी हुई थी, लेकिन हैरी को उस रात वो पर्चा मिल गया था जिस पे ये नंबर लिखा हुआ था और इसलिए हैरी उस रात खास करके एन के रूम में आया ये देखने के लिए कि कहीं हीरे यहीं पर फेंके तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो पहले ही चला गया, उसे वो हीरे नहीं मिल पाए। एन को ये भी यकीन है कि हैरी वो आदमी तो है ब्राउन सूट में, लेकिन वो कातिल नहीं है। एन मिसेस ब्लेयर से कहती है कि अगर हैरी कातिल होता तो उस रात वो एन को नहीं छोड़ता, उसका कत्ल करके पूरे कमरे में हीरे ढूंढता। लेकिन अब बात ये थी कि हैरी आखिर वो हीरे ढूंढ क्यों रहा था। तब मिसेस ब्लेयर ये दिमाग लगाती हैं कि हैरी ज़रूर उन 2 नौजवानों में से एक है जो वो अमेरिकन थे जो आए थे साउथ अफ्रीका हीरा टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वो चोरी के इल्ज़ाम में फंस गए थे। उसमें से एक लड़का तो मारा गया था आर्मी में जो था, लेकिन दूसरे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। शायद हैरी रेबन वही लड़का हो और ख़ुद को इस इल्ज़ाम से बरी कराने के लिए वो हीरा ढूंढ रहा हो। अगर उसे वो चोरी किए हुए हीरे मिल जाते हैं तो वो केस रीओपन करा सकता है और ख़ुद को बेकसूर साबित कर सकता है। साथ ही मिसेस ब्लेयर और एन ये भी बातें करते हैं कि अगर हैरी ने नदीना का खून नहीं किया तो फिर कातिल कौन था। शक जो है वो मिस्टर पेडलर का जो सेक्रेटरी है पेजेट, उसके ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि कई बार बातों बातों में मिस्टर पेडलर ऐसा बोल चुके हैं कि पेजेट जब 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर गया था उनके पास से कि वो किसी काम से जा रहा है, तो दरअसल वो उस शहर नहीं गया जिस शहर इन्होंने उसे भेजा था। उन्होंने उसे फ्लोरेंस शहर भेजा था, लेकिन जब भी वो फ्लोरेंस शहर की कोई भी बात उससे पूछते तो वह आनाकानी करके वहाँ से निकल जाता। तब फिर इन लोग को शक हो रहा था कि पेजेट आखिर कहाँ पर गया था। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि नदीना का खून वापस करके आ गया, और अगर ऐसा है तो मिस्टर पेडलर उसे बचा क्यों रहे हैं और मिस्टर पेडलर हैरी को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं। ये सब एक ऐसी गुत्थी थी जिसका जवाब इन लोग को नहीं मिल रहा था। साथ ही एक बात और सामने आती है, मिसेस ब्लेयर को ये बात मालूम है कि कॉलोनल नाम का कोई आदमी है जो अब रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इन दोनों को शक है कि इस शिप में से ही कोई कॉलोनल है जो डिस्गाइज में यहाँ पे रह रहा है। इन लोगों को शक है कि क्या मिस्टर रेस जो थे वो तो नहीं है कॉलोनल। इस पर मिसेस ब्लेयर कहती हैं कि उन्होंने बताया था, मीन्स कई लोगों ने मिसेस ब्लेयर को बताया था कि जो मिस्टर रेस हैं वो दरअसल CIA के एजेंट हैं और वो चुपचाप से तहकीकात कर रहे हैं उस केस की अभी तक जहाँ पर वो हीरे चोरी हुए थे, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता कौन डिस्गाइज में है। और ये इस तरह से शिप आगे बढ़ती चली जा रही है। ये लोग केप टाउन पहुंच जाते हैं। केप टाउन का नज़ारा बहुत सुंदर है। शिप अभी पहुंचने ही वाली है, किनारे पे भी समुद्र में ही है और एन जो है वो नज़ारे देख रही है शिप पे खड़े होकर। तभी कोई पीछे से आता है, उसने हुडी पहनी हुई है काले रंग की, और वो एन को डेक पर से धक्का दे देता है। एन संभल जाती है, वह डेक के हैंडल पकड़ के जो रेलिंग होती है वह टंग जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाती है। तभी हैरी रेबन पीछे से आता है और जिस आदमी ने उसको धक्का दिया था उसके शोल्डर पे वो बहुत ज़ोर से पंच करता है। एन जब केप टाउन में रुकती है तब उसको एक इनविटेशन आता है। उसका जो पापा थे उसके एक फ्रेंड थे जो केप टाउन में रहते थे, वह बुलाते हैं एन को कि वो उनके संग लंच करे।
एन मिसेस ब्लेयर को भी ये बात नहीं बता पाती और वह फ़ौरन निकल जाती है उनसे मिलने के लिए। लेकिन ये एक ट्रैप था, एन को फंसा लिया गया था। दरअसल एन ने जब जिद की थी कि उसे केबिन नंबर 17 में ही रहना है, तब जितने भी लोग इस हीरे के पीछे थे सबको शक हो गया था कि एन को पता है कि नदीना ने हीरे कहाँ छुपा के रखे हैं। इसीलिए सबको ये शक है कि एन के पास ही हीरे हैं, जबकि एन ने वह हीरे मिसेस ब्लेयर के पास छुपा रखे हैं। एन वहां जाती है और किडनैप कर ली जाती है। एन को ऊपर एक शीशे के कमरे में रखा जाता है, लेकिन एन भी बहादुर कम नहीं है। वह किसी तरह वहां का लॉक तोड़ के वहां से भी भाग खड़ी होती है। आगे क्या होता है कि ये जो थे मिस्टर पेडलर, ये एन को अपना सेक्रेटरी नियुक्त कर लेते हैं। कहते हैं वो अपने सेक्रेटरी से ऐसे भी बहुत दुखी हैं और एन की सेफ्टी भी रहेगी उनके साथ। तो ये और मिसेस ब्लेयर और मिस्टर पेडलर ये सारे मिलकर विक्टोरिया फॉल्स देखने जाते हैं। विक्टोरिया फॉल्स बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा वर्णन किया गया है किताब में उसका। रात में आके एन वापस होटल में रुकती है। होटल में एक लड़का एक नोट लेके आता है एन के पास। एन वह नोट जब पढ़ती है तो वह जानती थी कि वह नोट हैरी रेबर्न ने ही लिखा है। बहुत ही प्यार भरा नोट था। हैरी उससे मिलना चाहता था विक्टोरिया फॉल्स के पास। एन कुछ भी सोचती समझती नहीं है और वह विक्टोरिया फॉल्स पे चली जाती है, लेकिन वहाँ फिर से उसके लिए एक ट्रैप था। विक्टोरिया फॉल्स पे किनारे के कुछ पत्थर हटा दिए गए थे और तभी एन को ऐसा महसूस होता है कि वह फंस चुकी है जब कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है। वह जानती थी कि वह हैरी नहीं है, लेकिन जब तक वह पलटती पत्थरों से फिसल के वह विक्टोरिया फॉल्स में नीचे गिर चुकी थी। भाग्यवश हैरी जो था वो विक्टोरिया फॉल्स की तलहटी में ही एक कुटिया बना के रखता था। वहाँ की एक बूढ़ी औरत जब सुबह गई होगी नहर के वहाँ किनारे नदी के, तब उसने एन को टहनियों के बीच फंसा हुआ देखा। एन बेहोश थी। वह हैरी को बताती है, हैरी एन को बचा लेता है। अब एन कई दिनों तक हैरी के साथ रहती है। ये जो पोर्शन है नॉवल का बहुत ही रोमांटिक है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हैरी एन को अपनी पूरी कहानी बताता है। बहुत दुख भरी कहानी थी हैरी की। वह बताता है कि वो और उसका दोस्त कुछ बेशकीमती गुलाबी हीरे लेकर साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन वहाँ पर जो डांसर नदीना थी उसके प्यार के चक्कर में ये दोनों फंस गए। हालांकि नदीना इन्हें बेवकूफ़ बना रही थी, ये इन्हें बहुत बाद में समझ में आया। अचानक से एक दिन पुलिस इनके केबिन में आती है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि उन्हें खबर मिली है कि डी बियर्स के बहुत महंगे हीरे इन लोग के पास हैं। वो हीरे इनके पास से बरामद भी हो जाते हैं और ये दोनों लड़के फंस जाते हैं। लेकिन जो हैरी का दोस्त था उसके पिता बहुत अमीर थे। वो सारे हीरों का दाम चुका के इन लोग को छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन बहुत गुस्सा हो जाते हैं हैरी के दोस्त यानी अपने बेटे से। हैरी लोग का नाम इतना ख़राब हो जाता है लौटने पर कि कोई भी इनके साथ व्यापार करना नहीं चाहता था। इनका नाम चोरी में, स्मगलिंग में आ चुका था। हैरी और उसकी दोस्त की ज़िंदगी नदीना की वजह से बर्बाद हो जाती है। उसका दोस्त आर्मी ज्वाइन करता है, हैरी भी आर्मी ज्वाइन करता है, जहाँ पर उसके चेहरे पे वो कट लग जाता है जिससे एन ने उसे आसानी से पहचान लिया था। हालांकि उसका दोस्त वॉर में मारा जाता है। हैरी बहुत गुस्सा है कि उसके दोस्त को इंसाफ नहीं मिला। वो सालों से नदीना के पीछे था। उसे मालूम पड़ा कि नदीना को हेल्प करने के लिए उसका हस्बैंड साउथ अफ्रीका से आ रहा है, इसीलिए ट्यूब स्टेशन पे वह उससे मिलने गया था कि उसके जो हक के हीरे हैं वो उसको वापस कर दिए जाएं। साथ ही वो ये जानना चाहता था नदीना से कि उससे चोरी किसने करवाई थी। तब को इसका कॉलोनल का नाम भी सामने आ जाता। लेकिन नदीना का जो हस्बैंड था वो हैरी को देख के इतना घबरा गया कि वो अपने आप ही ट्यूब ट्रेन पे गिर गया और वहीं मर गया। नदीना भी मिल गई थी हैरी को, लेकिन जब तक हैरी वो उस मिल हाउस में जाता तब तक किसी ने नदीना का वहाँ खून कर दिया था। हैरी ने बहुत तलाशी ली थी मिल हाउस की भी, लेकिन वहाँ से भी हीरे इसे नहीं मिले थे। तब इसे मालूम पड़ा कि एक शिप जा रही है, जैसा उसने उस कागज़ में पढ़ा था कि 17122 लिखा था और उस शिप का नाम लिखा था। तब इसने किसी तरह सेक्रेटरी अपने आप को अपॉइंट करवाया मिस्टर पेडलर का, जिससे कि वो इस शिप पे ट्रैवल कर सके। वो बताता है एन को कि जैसे ही एन के हाथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हाथ जो था एन का वो बहुत ट्विस्ट हो गया था, वैसे ही इन्हें फिर से शहर जाना होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। एन इसे बताती है कि वो हीरे इसी के पास है, यानी कि मिसेस ब्लेयर के पास है। ये सुन के बहुत खुश हो जाता है हैरी, और जो लकड़ी के बहुत सारे जानवर इन्होंने रास्ते में खरीदे थे, उसी में से एक जानवर के अंदर इन्होंने हीरे छुपा के रखे थे।
एन जाती है वापस। मिसेस ब्लेयर तो बहुत खुश हो जाती हैं उसे देख के, लेकिन मिस्टर पेडलर काफ़ी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी सेक्रेटरी अब फिर से वापस आ पाएगी। लेकिन एन यहाँ फिर से एक ट्रैप में फंस जाती है, क्योंकि वह मिस्टर पेजेट के पीछे लग जाती है। एन मिस्टर पेजेट के पीछे जाती है और वह उनसे बार बार पूछने लगती है कि वो उस एक हफ्ते फ्लोरेंस शहर में नहीं थे, ये उसे पूरा यकीन है। वह बता दे कि वह मार्लो शहर में क्या कर रहे थे। एन ने तो सिर्फ ऐसे ही एक तुक्का लगाया था कि वह मार्लो शहर में थे, लेकिन पेजेट जो था वो बहुत डर जाता है ये सुन के। उसके मुँह से ये निकल जाता है कि वह अकेला नहीं था मार्लो शहर में, उसने तो मिस्टर पेडलर को भी वहाँ देखा था। वो जाके मिस्टर पेडलर से क्यों नहीं पूछती कि वो क्या कर रहे थे मार्लो शहर। अब यहाँ से इस कहानी का ट्विस्ट खुलता है। दरअसल मिस्टर पेडलर जो थे वही कॉलोनल थे। उन्हें नदीना की हत्या करनी थी, लेकिन उनका जो सेक्रेटरी था हर पल उनके साथ रहता था। इसीलिए बहाने से उसने अपने सेक्रेटरी को फ्लोरेंस शहर भेजा। लेकिन इसके सेक्रेटरी ने चोरी छुपे शादी कर रखी थी, उसके बच्चे भी थे। जो मिस्टर पेडलर थे उन्होंने शर्त रखी थी कि कोई भी शादीशुदा आदमी उनका सेक्रेटरी नहीं बन सकता, क्योंकि फिर उसके ऊपर लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। मार्लो शहर में मिस्टर जो पेजेट थे उनके सेक्रेटरी, उसकी फैमिली छुप कर रहती थी, इसीलिए वो मार्लो शहर गया था, ना कि फ्लोरेंस। और जब ये मार्लो शहर गया तब इसे अचानक वहाँ मिस्टर पेडलर दिखाई दे दिए थे। इसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मिस्टर पेडलर ने कभी भी नेबराज नहीं खोला कि वो मार्लो शहर क्यों आए थे। वो मार्लो शहर आए चुपचाप से, उन्होंने नदीना का खून किया, वो हीरे तलाशे, लेकिन जब उनको हीरे नहीं मिले तो वो वापस लौट गए। तो ये था इस कहानी का राज मेन, कि जो मिस्टर पेडलर थे वही थे कॉलोनल, और अब उन्हीं के घर में एन आके फंस चुकी है। वहाँ पे मिसेस ब्लेयर भी हैं। ये लोग बिल्कुल ट्रैप में फंस जाते हैं। वो अपनी गन निकाल लेता है। पेडलर कहता है कि मैं बिल्कुल भी अपना बुढ़ापा जेल में काटना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर एक और खुलासा होता है। मिस्टर रेस वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक CIA एजेंट थे, जैसे उनके बारे में अफवाह होती थी। वो पूरी पुलिस फोर्स लेके आते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है मिस्टर पेडलर को। मिस्टर पेडलर जो थे वो और बड़े क्राइम में संलग्न थे। वो सीक्रेट मीटिंग जो उनकी हुई थी अपने दोस्त से मार्लो शहर में, वो किस लिए हुई थी? क्योंकि मिस्टर पेडलर अब चोरी छुपे साउथ अफ्रीका गन्स, एम्यूनेशंस, बॉम्ब्स ये सब भेजते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनल फाइटिंग थी, और यही काम वो करने आए थे मिस्टर पेडलर। इसीलिए वो हीरे की चोरी तो अब छोटी बात रह गई थी, उसे बहुत बड़े क्राइम में ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एन और हैरी आपस में एक हो जाते हैं, और इसी तरह से ये खूबसूरत सी कहानी ख़त्म होती है। कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। मैंने पूरी कोशिश की है इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जुड़े रहें, सुनते रहें इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।